अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रखे होंगे। जैसा कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। जी, हकीकत तो ये कि दिल के अमराज बेशतर ममालिक में अमवात की सबसे बड़ी वजह बनते हैं, और अगर इसकी इंतबाही अलामत को समझना मसाइल के लिए बहुत बेहतर है। 29 सितंबर को अमराज कल्ब के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। तो जी जनाब, आज हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट पे, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक पर। तो साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद एक स्पेशलिस्ट भी, सबसे पहले मैं डॉक्टर अताउर रहीम को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट मौजूद है, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, और उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रज़ाक मेमन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द थैंक यू शो। सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होता क्या है, और अगर होता है तो उसकी अलामात क्या होती हैं? देखिए, कार्डियक अरेस्ट बेसिकली हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं, ये दिल का आप ये कह लें कि सफिशिएंसी की वजह से ब्लड की प्रॉपर नालियों से खून नहीं पहुंचता, और जिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अल्टीमेटली होता यह है कि वो जो मसल्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो अलामात की सूरत में आने शुरू हो जाते हैं। तो जब ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से हार्ट को वो चीज़ नहीं पहुंच पाती, तो अल्टीमेटली होता यह है कि वो पेन की सूरत में डेवलप होने शुरू हो जाता है। जब पेन जो होता है वो चेस्ट पेन होता है, और उसको मेनली हम जो डायग्नोज जो बेसिकली कर रहे होते हैं वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि जो उस लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन होता है, उसके साथ रेडिएशन होती है, वो लेफ़्ट आर्म की तरफ जाता है, कमर की जानिब जाता है, कई दफ़ा जॉ की जानिब जाता है। जॉ की यानी पेशेंट को ये होता है कि जैसे किसी ने गला पकड़ लिया। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें, और फिर इसके साथ और ये भी होता है कि प्लस माइनस हो सकता है कि स्वेटिंग भी हो, पसीने का आना, घबराहट का होना। कई दफ़ा पेशेंट जो डायबिटिक खास तौर पे जो होते हैं और उनमें होता है, तो उस टाइम पे उनको ये दर्द नहीं महसूस होता, मगर वो सिर्फ सिंपल स्वेटिंग की कंप्लेन कर रहे होते हैं, घबराहट की कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो हम उसी फौरी बेसिस पे हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं, हम देखें कि ईसीजी करवा के। अच्छा डॉक्टर आरिफ, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि चेस्ट पेन जो होता है फिर रेडिएट भी करता है हाथ की तरफ या गर्दन या जॉ की तरफ, तो ये जो एपिगैस्ट्रिक पेन जो हम मैदे की यानी गैस्ट्राइटिस की वजह से या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो खाना ऊपर आता है, जो जलन होती है, इसको इससे डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल जो आपने किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मगर बहुत ही ये बात समझने की हम तमाम नाजरीन को, तमाम पेशेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि जो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है या जो मैदे से रिलेटेड जो दर्द जो होता है, वो रेडिएशन उमूमन नहीं होता, वो हाथ की जानिब नहीं जाता, उल्टे हाथ की जानिब। दूसरा ये कि उसका जो ड्यूरेशन जो होता है वो कांस्टेंट बेसिस पे प्रोलॉन्ग रहता है, लगातार रहता है, मगर जो कि हार्ट रिलेटेड होता है वो बहुत ही मुश्किल से हार्डली 5 to 15 मिनट्स आप कह लें कि वो होता है, और मज़ीद वो कॉम्प्लिकेशन में फिर मज़ीद डेवलप हो सकता है। यानी एक्सर्शन जब करेंगे तो उस सूरत में बढ़ेगा और आराम बैठ जाएंगे तो आराम मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर आरिफ ये बताइएगा कि इसकी वजह क्या बनती है हार्ट अटैक की? बेसिकली वजह यही है कि अब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, बेसिकली बिल्कुल टोटली बैठ जाना, यानी काम ना करना, डाइट का ख्याल ना रखना। अब डाइट में भी मतलब फैट रिलेटेड डाइट, कोलेस्ट्रॉल से परहेज की जो डाइट है वो नहीं करनी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ नहीं करनी। अल्टीमेटली होता ये है कि जितना आप बैठे बैठे, आजकल टीवी का, रिमोट का, लैपटॉप का, सारा सब कुछ बैठे बैठे, तो जब आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली होता यही है कि ये हार्ट की तरफ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर इसके साथ साथ मेन चीज़ ये होती है कि कोई नशे वाली कोई चीज़ें तो आप नहीं इस्तेमाल करें, लाइक स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि ये वजह बनती हैं हार्ट अटैक की जानिब। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सम टाइम्स ऐसा देखा गया है कि आप हार्ट अटैक जो है वो साइलेंट होता है, आपको पता नहीं रहता, लेकिन आपको हार्ट अटैक हो जाता है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? साइलेंट हार्ट अटैक इसी वजह से मैंने कहा कि ये डायबिटिक पेशेंट्स में बड़ा कॉमन है। और बाज़ औक़ात तकरीबन जो डायबिटिक होते हैं
उनमें बिल्कुल वो जो नहीं अपनी पेन को, क्योंकि वो सबसाइड हो जाता है डायबिटीज़ में जो न्यूरोपैथी की वजह से, या आप ये कह लें कि वो दर्द वो पेशेंट महसूस नहीं कर पाता, तो फिर वो अपने टर्म्स में उनको ठंडे पसीने वगैरह आते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स में अगर कभी भी चेस्ट पेन से रिलेटेड हो तो डेफिनेटली किसी भी आप करीबी जो हॉस्पिटल है उसमें आप जाएं और वहाँ ईसीजी ज़रूर करवाएं। अगर ईसीजी में चेंजेस होंगे तो वो ईआर का जो भी इमरजेंसी का डॉक्टर होगा वो कार्डियक हॉस्पिटल की तरफ रेफर करेगा। ठीक है डॉक्टर अता साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर फॉर एग्जांपल किसी को खुदा न खास्ता घर में हार्ट अटैक हो जाए तो फर्स्ट एड में सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए? बिकॉज जब तक आप अस्पताल का रश करते हैं तब तक जो है खुदा न खास्ता आपका पेशेंट जो है वो एक्सपायर ना हो बिल्कुल। जाए। देखें, सबसे मैं एक अक्सर प्रोग्राम्स की मैं बात की है हमने, जब हाइपरटेंशन डिस्कस कर रहे थे ब्लड प्रेशर के हवाले से, कि अगर कहीं पे ऐसा फील होने लगे पेन कि जो आपने कभी एक तो महसूस नहीं किया हो, सांस का घुटने का एक उसमें एहसास बढ़ता चला जाए, तो ऐसी सूरत में कम से कम पहले घरेलू तजर्बे ना करें। अमूमन ये होता है कि हमारा रुझान ज़्यादातर गैस्ट्रिक की तरफ चला जाता है कि अच्छा इसको ये ड्रिंक दे दें और इसमें सोडा डाल दें और पिए। इस चीज़ में आप टाइम जो है वेस्ट कर होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फिर वो टाइम फैक्टर आ जाता है। एक चीज़ जहाँ तक मैंने कहा था कि अगर घर में डिस्प्रिन फॉर एग्जांपल है, यानी एस्कार्ड या इस टाइप की कोई भी मेडिसिन मौजूद है, तो वो अमूमन एटलीस्ट टू स्टार्ट विद आप एक च्यू करवा दें या सॉलो करवा लें कम से कम, क्योंकि और इसके अलावा हम कोई मेडिसिन एडवाइस नहीं कर सकते, कार्डियक पेशेंट्स हैं। और दूसरा ये कि रश करने वाली बात कि पेशेंट को एट द अर्लीस्ट, और वेंटिलेशन अच्छा रखें क्योंकि सब सर पे आ जाते हैं तो उसके से सफोकेशन और हो रहा होता है कार्डियक पेशेंट में। बाकी डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट के हवाले से जो इनिशियल ट्रीटमेंट चाहिए वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे डॉक्टर। ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या इमरजेंसी की बॉक्स में, क्योंकि मैं एडवाइस ये करूँगा कि तमाम जितने भी घर के हजरात के लोग हैं, क्योंकि हम सबके पेरेंट्स होते हैं, हम सबके रिलेटिव्स होते हैं, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, मदर इन लॉ सब है, तो उन एक इमरजेंसी बॉक्स मेडिसिन आपके घर में एक होना चाहिए, और उस इमरजेंसी मेडिसिन में आपका एक सेपरेट कार्डियक रिलेटेड होना चाहिए। और फिर उसको वक्फे से ये भी चेक किया जाए कि वह एक्सपायर तो नहीं हो चुके हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कार्डियक इमरजेंसी की जो मेडिसिन की जो बॉक्स में इसमें डिस्प्रिन 300 मिलीग्राम ये डेफिनेटली होनी चाहिए। 300 मिलीग्राम डिस्प्रिन कार्डियक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट वन, ये सबसे सेफ है कार्डियक के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिस टाइम पे अगर शुबा होता है तो उस टाइम पे आप फौरी बेसिस पे दे सकते हैं ओल्ड एज के पेशेंट्स में, खास तौर पे जहाँ में होता है। दूसरा, आपके एक जो इमरजेंसी बॉक्स में एक पीपीआई, जैसे हम मेडिकल टर्म में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, ओमिप्राजोल जो कि राइजेक के नाम से या दूसरी जितनी भी उससे अवेलेबल है रूलिंग जो भी एस्केम, तो वो भी एक होना चाहिए। तीसरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एंजेसिड सबलिंगुअल, जो कि ये एक नाइट्रेट है जो कि अक्सर आप तमाम लोगों ने सुना होगा कि ज़बान के नीचे रखने वाली गोली, ये उमूमन कार्डियक इमरजेंसीज में होती है, बट ये उस वक्त खाई ना जाए। उसकी वजह यह है कि ये ब्लड प्रेशर को बहुत सडनली लोअर डाउन कर देती है। तो अगर कार्डियक की इमरजेंसी, अगर लेट सपोज किसी को लगता है वगैरह है और वो कार्डियक की इमरजेंसी की तरफ भागने का और चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो फौरी बेसिस पे डिस्प्रिन आप दे सकते हैं, और उसी टाइम पे अगर मुमकिन हो तो ब्लड प्रेशर चेक कर लिया जाए। अगर तो ब्लड प्रेशर मोर देन 120/80 है, ऊपर वाला 120 सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक 80 है, तो आप सेफली एंजेसिड भी दे सकते हैं। उससे होगा ये कि ऑन द स्पॉट आपका पेन जो है वो रिलीव हो जाएगा और आप सेफली कार्डियक इमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि एक इमरजेंसी की सूरत हाल में घर में रहते हुए किस तरीके से अप्रोच करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीनन हमारे नाज़रीन आपको सुन रहे हैं और आपको ज़रूरी है जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि अपने फर्स्ट एड में आपको हार्ट के हवाले से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मुयस्सर होनी चाहिए। चलो जनाब, एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम तनवीर है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं डायबिटीज़ पेशेंट भी हूँ और साथ में ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है मुझे। जी। और मैंने अभी अपना लिपिड प्रोफाइल करवाया, तो उसमें जो रेशियोज आ रही हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा 1 to 3 आ रहा है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो जो 3.8 है। ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। जी। तो इसके बारे में पता करना चाह रहा था कि ये आप ये रज़ाक साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब, ये क्या ये रेशो जो आ रही हैं ये बिल्कुल ठीक आ रही हैं, ये क्या है इसमें? मैं इसमें डायबिटीज पेशेंट भी और वो भी
जी, मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एलडीएल की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपने टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू तो बताई है। एलडीएल की रेसिड्यूल वैल्यू है 80। 80, ओके। और एचडीएल वैल्यू? एचडीएल वैल्यू है जी, कोलेस्ट्रॉल वैल्यू, एचडीएल वैल्यू है 32। कम है। 32, ठीक है। ठीक है, 32। ठीक है। तो इसके हवाले से करना यह है कि बेसिकली देखें एलडीएल जो नहीं है, एक अच्छी बात यह है कि एलडीएल आपका कंट्रोल्ड है, 80 की जानिब है। आइडियली डायबिटिक पेशेंट्स में हम यही रिकमेंड करते हैं, और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू भी यही है कि इट शुड बी लेस देन 100। तो आपका एलडीएल वैल्यू तो बहुत ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ये तो कंट्रोल्ड है, मगर एचडीएल विच इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल इट शुड बी हाई, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो उस सूरत हाल में, और ख़ास तौर पे मेल्स में जो क्राइटेरिया है वो कम से कम 45 है। तो करना यह है कि एक तो एक्सरसाइज की जो एक्टिविटी है वो बढ़ानी है, विगरस एक्सरसाइज एक्टिविटी करनी है एटलीस्ट 40 मिनट्स डेली बेसिस पे, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन से रिकमेंडेशन है। दूसरा ये है कि डायबिटिक पेशेंट अलॉन्ग, आप डायबिटिक हैं अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल का ये एचडीएल कम है, तो हम तमाम डायबिटिक पेशेंट्स में फिर भी इवन दो के कंट्रोल्ड होता है, हम लो डोज में कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जिसे हम स्टैटिन कहते हैं। तो उसमें हम मुख्तलिफ नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं, रोजुवास्टैटिन है, अटोरवास्टैटिन है, मगर जो रोजुवास्टैटिन की सबसे लोएस्ट डोज आप लेंगे 5 मिलीग्राम, ठीक है, 40S के नाम से, दूसरे कई मार्केट में मुख्तलिफ नाम से आपको मिल जाएंगी। और अटोरवास्टैटिन की जो सबसे लोएस्ट मिनिमम जो आपके क्राइटेरिया के उसमें है, उसमें आप 10 मिलीग्राम लेंगे, वो भी मार्केट में मुख्तलिफ। अच्छा रुकरार, इसमें डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही ये स्टार्ट की जाए? बिल्कुल, ये मगर इनको स्टार्ट इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जो इनके डायबिटिक है अलॉन्ग विथ जो इनका एचडीएल जो बेसिकली है वो तो जो नहीं विगरस एक्टिविटी से, आपकी ब्रिस्क वॉकिंग से वो डेफिनेटली इंक्रीज अप हो जाएगा। बट डायबिटिक पेशेंट्स में अब रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं कि वी हैव टू गिव द कोलेस्ट्रॉल ट्रीटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। जी बिल्कुल ठीक ठाक, पहले अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों डॉक्टर साहिबान को सलाम हो, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है, और ये हमें अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे सर पर। मैं डॉक्टर साहब ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मेरे सामने किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा हो, कार्डियक उसके अटैक हो रहा हो, तो एक तो उसके प्रॉपर सिम्टम्स क्या होंगे, दूसरी बात ये कि अगर मुझे उसकी बॉडी पोस्चर कैसा रखना चाहिए, अगर फर्ज करो वो खड़ा हुआ है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, हमें उसको फिजिकली हमें कैसे, उसकी पोजिशनिंग क्या होगी, मेरा ये सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और बात यह है कि सबसे पहले तो आपके पहले सवाल की तरफ मैं जवाब दे दूं कि जो सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स ये हैं कि जो आपका, हम कहते हैं कि टिपिकल चेस्ट पेन, हम मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं। टिपिकल चेस्ट पेन से मुराद ये है कि जो सीने में जो दर्द होगा वो उल्टे साइड की चेस्ट, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होगा, जो कि रेडिएट कर रहा होगा लेफ्ट आर्म की जानिब, और बैक की जानिब, कमर की जानिब वो रेडिएट कर रहा होगा। वो पेन जो रेडिएट हो सकता है गले की जानिब, जॉ की तरफ भी वो रेडिएट हो सकता है। और इसके साथ जो नहीं ठंडे पसीने का आना, ये कुछ अलग। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये चेस्ट पेन है उसके साथ ज़रूरी नहीं कि ये सब तमाम फीचर्स हो। यानी ऐसा हो सकता है कि जो चेस्ट पेन है वो पीछे कमर के दर्द के साथ हो सकता है, या वो गले के दर्द के साथ हो सकता है, गले के अंदर नहीं, गले के इस तरह से जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। तो ये जो सारी जो कुछ अलामत हैं ये तो सिम्टम्स की जानिब आ गए। तो उस सूरत हाल में करना ये है कि उसी टाइम पे आपके दूसरे सवाल की जानिब का मैं जवाब दे रहा हूँ कि करना ये है कि बेसिकली आप उस टाइम पे एक जगह पर बैठ जाना है, रेस्टिंग स्टेट में आ जाना है। और अगर वो जो दर्द है अगर वो रिजॉल्व हो जाता है विद इन 5 मिनट्स में, 5 मिनट में, तो फिर इसका आप समझ लें कि ये कार्डियक रिलेटेड है। और चाहे वो हो भी या ना हो, आपको फौरी बेसिस पे अपने करीबी हॉस्पिटल या कार्डियक हॉस्पिटल की तरफ जाना है और ईसीजी परफॉर्म करनी है ताकि ये डायग्नोज हो सके कि दिस इज़ कार्डियक और नॉट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जनाब, बात हो रही है कार्डियक अरेस्ट पे, बात हो रही है हार्ट अटैक पे, तो जो भी आपके सवालात हैं हार्ट से रिलेटेड आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं, लेकिन फ़िलहाल हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ मेमन। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर आरिफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो ऑलरेडी ओबेसिटी के पेशेंट हैं, क्या ये प्रॉब्लम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से उन्हीं को फेस करनी पड़ती है या कोई और भी इसमें मुब्तला हो सकता है? दूसरी ये बात बताइएगा कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? लेकिन पहले मैं आपके दूसरे जो सवाल है उसकी तरफ मैं करूँ, फिर पहले फिर सवाल की तरफ। ठीक है। अच्छा, मैं जो ओबेसिटी है ये तो वन ऑफ द मेन फैक्टर है आपकी कार्डियक की तरफ आना किसी भी उसमें, क्योंकि मेन ओबेसिटी है तो फिर डायबिटीज़ की तरफ भी आप जा रहे होते हैं, कार्डियक इश्यूज़ की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो एक तो मेन बात यह है कि डेली बेसिस पे एक वॉकिंग की ब्रिस्क वॉकिंग हम कहते हैं, जैसे तेज़ तेज़ चलना, जॉगिंग नहीं, भागने का नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हार्ट रेट उससे इंक्रीज़ होता है, और अगर लेट सपोज वो कार्डियक ऑलरेडी हुआ तो विगरस एक्टिविटी की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से मज़ीद हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक ओबेसिटी का जो ताल्लुक़ है, ओबेसिटी में फिर हमें ये देखना पड़ता है कि उनका BMI कितना है। अगर तो BMI सीवियर ओबेसिटी की जानिब आता है, जिसे हम मोटापा कहते हैं, तो एक्चुअली वेस्ट टू हिप रेशियो की तरफ फिर हम माइल होते हैं कि वो बेसिकली कम किया जाए, और उसके हवाले से डाइटरी मॉडिफिकेशंस की जाएं, घी चिकनाट वाली चीज़ों से परहेज़ किया जाए, और मेनली ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मेनली ये है कि दूसरी ऐसी नशावर चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम के बायस बने। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से है कि जो आपने अभी भी बताया कि ज़बान के नीचे गोली रखने का जो सिलसिला है, हमें नहीं मालूम कि क्या वो हमें गैस्ट्रिक अटैक हुआ है या वो कार्डियक है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो ज़बान के नीचे रखने वाली जो गोली है, ये इससे मार्केट में बहुत कॉमन नाम अवेलेबल है, ये एंजिसिड के नाम से। ठीक है। एंजिसिड में जो केमिकल कंपाउंड है वो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है। एक बात ये बहुत समझने की ज़रूरत है तमाम लोगों को कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, नोन केस ऑफ जो जिनके कार्डियक ऑलरेडी डिजीज़ है, वो एंजिसिड इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, अगर तो चेस्ट पेन कार्डियक रिलेटेड है तो। मगर जो फर्स्ट टाइम चेस्ट पेन है तो वो खुद से इस्तेमाल ना करें ये एंजिसिड टैबलेट, बल्कि सबसे पहले डायग्नोज होने दें ECG की बिहाफ पे, और ECG हो जाए वहाँ पर और ब्लड प्रेशर चेक हो जाए, फिर ये करें। उसकी वजह ये है कि ये जो मेडिसिन है ये फर्दर ब्लड प्रेशर को गिरा देती है। तो होता ये है कि अगर, और ख़ास तौर पे एक इन्फीरियर वॉल MI है, एक हमारी मेडिकल टर्म में, वो नाजरीन को डेफिनेटली नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उस सूरत हाल में अगर वो मेडिसिन हम इस्तेमाल करें तो मज़ीद ब्लड प्रेशर गिर जाता है, जो कि उल्टा मज़ीद नुकसानदेह साबित होता है। तो एंजिसिड डेफिनेटली रखें, बिल्कुल रखें। कार्डियक रिलेटेड इशू है, मगर उसमें फिर अगर वो ऑलरेडी नोन केस ऑफ कार्डियक, अगर वो ऑलरेडी डिजीज़ है, उसे नोन केस ऑफ स्केमिक हार्ट डिजीज़ है, उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो फिर वो ज़बान के नीचे वो गोली रखें। और ब्लड प्रेशर ज़रूर उस टाइम पे चेक कर लें कि ब्लड प्रेशर कितना फ्रीक्वेंटली इसको रख सकते हैं, यानी जो कार्डियक पेशेंट्स ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं जी, तो वो अगर जैसे दर्द में रखा उन्होंने और आराम नहीं आया, तो ऐसी सूरत में वो कितनी दफ़ा इस तरह कर सकते हैं और कितना गैप होना चाहिए? डॉक्टर साहब, इसका जवाब हम आपसे ज़रूर लेंगे, लेकिन कॉलर हम शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, हाजी गुलाम साहब और इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैडम, ये डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये करना था कि मैं तकरीबन, मुझे हार्ट पेशेंट हूँ, मैं तकरीबन हार्ट की प्रॉब्लम मुझे हुई थी 2009 में, 2015 में। ठीक है। तो उसके बाद मैं मुसलसल दवाइयाँ तो लेता रहा, तकरीबन पिछले 1-2 साल से फिर मैंने दवाइयाँ बंद कर दी। तो वो उसकी वजह से अब मुझे चलने में थोड़ी सांस में दुश्वारी तेज आती है, जैसे चलता हूँ तेज थोड़ा सा, तो मेरे जो लेफ्ट साइड वाले बाजू है, ये दर्द में इसमें शुरू हो जाता है, आगे बढ़ता नहीं है, कंधे से नीचे तक बाजू में ही रहता है, और सांस फूल जाता है। ज्यादा तेज बात करने से भी, अभी मैं आपसे बात करूँ तो सांस भी फूल जाता है। बस थोड़ी ये अपना दवाइयाँ मैंने बंद की हुई हैं, इस सिलसिले में आपसे गाइडलाइन चाहिए थी कि मुझे क्या करना चाहिए। जी देखें, मेन बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपको मेडिसिन अपनी कार्डियक बंद करनी नहीं चाहिए थी। ये बात यहाँ मैं वाज़ेह अंदाज में तमाम नाजरीन को, पेशेंट्स को ये बात, कार्डियक ख़ास तौर पे जिनको ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम है, कि कार्डियक की मेडिसिन कभी बंद नहीं की जाती, वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ता हयात
वो जारी रहनी चाहिए। अगर वो जारी नहीं रहेंगी तो वो नुकसानदेह साबित होगा और एक दूसरा हार्ट अटैक जिसे आप कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना, ये अभी आपको सिम्टम्स हो रहे हैं और इसी वजह से हो ये रहा है कि आपके मेडिसिन बंद करने की वजह से वो चेस्ट पेन हो रहा है। आप थोड़ा सा काम करते हैं तो सांस फूल जाता है आप ये, तो अब करना ये है कि आपको सबसे पहले अपना इको करवाना पड़ेगा जिसे दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और उस इको में हम ये देख लेंगे कि किस हद तक इजेक्शन फ्रैक्शन है, किस हद तक दिल कितना काम कर रहा है, और फिर उसी के बिहाफ पे हमें मेडिसिन दोबारा एडजस्ट करनी पड़ेंगी जो ऑलरेडी अभी फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए जो आप ऑलरेडी जो कार्डियक की मेडिसिन जो आप छोड़ चुके हैं उसे दोबारा रीस्टार्ट कर दें, और अपने जहाँ पर भी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो आपके दिल के जो डॉक्टर हैं, उनसे ज़रूर रुजू करें, अपना इको परफॉर्म करवाएं, अपनी ईसीजी परफॉर्म करवाएं और फिर उनसे जो ट्रीटमेंट है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। मगर मेडिसिन छोड़ना कार्डियक पेशेंट्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेडिसिन छोड़ना जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कार्डियक पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि मेरी सांस उखड़ती है जब मैं तेज़ चलती हूँ और मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और मैंने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया अपना। ठीक है, सिर्फ मैंने ईसीजी करवाई थी और मुझे भी उन्होंने इको टेस्ट ही दिया है। ठीक है, ईसीजी आपने करवाई थी? जी, वक्त पे मैंने करवाया। ठीक है, और आपने अपना हार्ट रेट किया था? हार्ट रेट कितना है, पल्स कितनी है? उन्होंने कहा था कि आपकी ना धड़कन भी जो ना 1 मिनट में 10 बार है, डॉक्टर साहब ने कहा था। फैसलाबाद से कार्डियोलॉजी सेंटर से करवाया था। जी, देखिए वो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा है आपकी। ठीक है, आपकी एज क्या है? एज मेरी 47। 47। ठीक है जी डॉक्टर साहब। देखिए दिल की धड़कन का तेज़ होना, इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि दिल की धड़कन का तेज़ क्यों है, और वो ईसीजी की बिहाफ पे ही डायग्नोज हो सकता है, या पल्स ऑक्सीमीटर से एक मैन्युअली हम चेक कर लें कि कितनी हार्ट रेट है। हार्ट रेट अगर मोर देन 90 से अबव है और 100 से भी ऊपर जा रही है तो टेकीकार्डिया हम इससे टर्म करते हैं अपनी मेडिकल टर्म में, और बेसिकली हार्ट रेट का बढ़ना कई वजूहात की वजह से हो सकता है। जो दर हकीकत आपको सांस फूल रहा है वो हार्ट रेट बढ़ने की वजह से हो रहा है, मगर सांस आपका इसी वजह से ये आपका फूल रहा है, दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से। सवाल ये है कि दिल की धड़कन क्यों तेज़ है, इसमें फिर हमें कुछ टेस्ट करवाने हैं जिसमें थायराइड प्रोफाइल है, T3, T4, TSH, आप ये चाहें तो नोट कर सकते हैं। थायराइड प्रोफाइल ये टेस्ट करवाना है, साथ में CBC आप ज़रूर करवाएं और ECG भी ज़रूर परफॉर्म करें। ये तीनों टेस्ट होंगे, इससे एग्जैक्टली हमें ये पता चल जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, आपका थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल है या नहीं है, और ECG के बिहाफ पे हमें एग्जैक्टली हार्ट रेट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं खुर्शीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी। सारे से बात करने की मेरे जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम 3-4 साल से एजेक्शन फ्रैक्शन का 35% है, तो ठीक है। उसके बारे में पता करना है कि इसका क्या हाल है और ये ठीक हो जाएगी। बस यही सवाल है? जी खुर्शीद बात, एजेक्शन फ्रैक्शन का जी मतलब जी 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 वो मैंने ठीक है, तो 35% जो है वो ये अभी की वैल्यू है। ये कितने साल पुराने इको की रिपोर्ट है? मैंने तकरीबन रमजान में एंजियोग्राफी कराई तो उसमें, लेकिन ये 2 साल पहले भी यही थी। 2 साल पहले भी यही था? 2 साल पहले आपने इको करवाया था या एंजियोग्राफी करवाई थी? पहले थीलियम स्कैन कराया था जनाब से, उसमें 40% थी, तो इको फर्स्ट पहले कराया साल तो उसमें भी यही थी 35, अभी कराया तो अभी भी 35 ही है। ठीक है, देखें इजेक्शन फ्रैक्शन जो है बेसिकली हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को शो करता है, और हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी से मुराद मतलब ये है कि ये कितने फ़ीसद पंपिंग कर रहा है। अब ये 35% से मुराद इसमें होता ये है कि जब हार्ट अटैक होता है तो फिर उसमें जब हम इको कर रहे होते हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कितने % काम कर रहा है, और फिर उसमें हम ये मेडिसिन की ट्रीटमेंट को एडजस्ट करते हैं। हम दोबारा 1 ईयरली बेसिस पे या 6 मंथली बेसिस पे दोबारा हम रिपीट करवा रहे होते हैं। अगर तो वो मेंटेन रह रहा है, जैसे आपके केस में 35% ही है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो बेहतरीन की जानिब है और आप सही रेगुलर बेसिस पे डोज ले रहे हैं तभी। अगर तो और ये मज़ीद 35 से 40% हो जाता है तो ये मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जानिब है। नॉर्मली वैल्यू मोर देन 55% होनी चाहिए, ठीक है जी।
इस सूरत हाल में आप अगर फिर भी सांस फूल रहा है 35% में, तो होगा ये कि हमें आपकी जो मेडिसिन है जिसमें डायूरेटिक्स आते हैं, लेसिक्स है, फ्यूरासिमाइड और या स्पाइरोमाइड आप ले रहे होंगे जो मेडिसिन है, उसका डोज इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मगर उसके लिए आपको एक दफ़ा अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक दफ़ा अपना मुआयना करवाना पड़ेगा, ताकि वो चेस्ट ऑस्कल्टेशन करके वो आपके फेफड़ों में ये देख सके कि पानी कितना भरा हुआ है या नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर तो सांस फूल रहा है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर रिव्यू कीजिए अपने एग्जामिनेशन करा के, और अगर सांस नहीं फूल रहा तो जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो इसी तरीके से कंटिन्यू जारी अच्छा डॉक्टर आरिफ, ये इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता भी है, बढ़ाया भी बिल्कुल बढ़ता है, और के अलावा भी? जी देखें, अब बात यह है कि जब कार्डियक मेडिसिन एक स्टार्ट की जाती है तो और कांस्टेंट बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है, तो होता यह है कि जो अगर लेट सपोज इजेक्शन फ्रैक्शन किसी का डाउन होने शुरू होता है, जो कि दिल की नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कितने फीसद दिल काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें होता ये है कि अगर वो लेट सपोज आहिस्ते आहिस्ते डाउन की जानिब जा रहा होता है, तो फिर होता पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने के हम बेसिकली यही कर रहे होते हैं कि उसमें डायूरेटिक्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, लेसिक्स पर आते हैं और पेशेंट की सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, तो इंजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूवमेंट की जानिब मिल जाती है। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, इरफान बात कर रहा हूँ जी, पिशावर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मेरा उम्र 30 साल है और मैं तकरीबन मेरा जो वजन है वो 60 किलो है। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बहुत हाई होता है। अभी भी मेरा बीपी जो है ना वो 170-180 है। अभी मुझे डॉक्टर, मैं पीट सर्जन के पास गया तो उसने कहा था आपके ये वाल है ना ये बंद है। उसने मुझे कहा था आपको स्टन लगाऊंगा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया, उसने कहा था कि आपको सर ऑपरेशन करनी पड़ेगी। अभी जो मैं बैठा हूँ कमरे में अकेला, अभी मुझे सर में इतना दर्द है और गोली खा रहा हूँ तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए या कोई अच्छा तरीका है तो उसके। अच्छा, मैं इसमें आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी एंजियोग्राफी पहले हो चुकी है? नहीं जी, एंजियोग्राफी मेरी नहीं हो चुकी है, उसने नहीं हो चुकी है कि वो डॉक्टर कह रहे कि आपके जो रग है ना, वो रग जो पैरों पे खून नीचे भी नहीं जा रहे आपका, और वजन मेरा बहुत कम है अभी, तकरीबन मुझे वजन और भी कमजोर हो रहा हूँ। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक सेकेंड ओपिनियन, किसी दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से एक सेकेंड ओपिनियन लीजिए, और उसमें आप अपने ईसीजी परफॉर्म करवाइएगा और साथ में इको भी ज़रूर आप परफॉर्म करवा लीजिएगा। चाहें तो पहले ये 2 टेस्ट करवा लीजिए, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, और साथ में जो आप ब्लड प्रेशर जो आप बता रहे हैं 170/100, उसके लिए डेफिनेटली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताएं, आप शुगर के मरीज़ हैं साथ साथ? नहीं जी, मुझे और कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, पर अभी सिर्फ मुझे ये है ना कि मेरा बीपी बहुत हाई है। मैं तकरीबन 4-5 डॉक्टरों के पास गया था, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको अभी जो आपने ब्लड प्रेशर की कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं? अभी मुझे सिर्फ वाल्टेक और कोरेंटेक हो, ये ब्लड प्रेशर की जो दवाई है सिर्फ वो दे रहे हैं, और कोई भी नहीं। वाल्टेक आप जो ले रहे हैं, जो डोज आप ले रहे हैं वो कितने मिलीग्राम है? वो 10/160। अच्छा, ठीक है, तो अब ये 10/100 जो 60 है, उसका आप ये फर्दर इसके बाद अगर ये आप मेडिसिन डेली बेसिस पे रोजाना एक खा रहे हैं, जी बिल्कुल, ये ठीक है, तो अब ये है कि आपको इसका जो डोज है वो इंक्रीज करना है, वो 10/25 ये आपको डोज लेनी है। 10/160/12.5 मिलीग्राम ये आपको ये वाली डोज लेनी है। तो इससे होगा ये कि आपका जो ब्लड प्रेशर है 170/80 की जानिब या 100 की जानिब वो डेफिनेटली लोअर डाउन की जानिब। मैं एक चीज़ बिल्कुल डॉक्टर ने सही कहा है, एक चीज़ और ऐड कर लें कि ज़रूर अपने जीपी से एटलीस्ट, अगर कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो बहुत अच्छा है, आप उनको ज़रूर दिखाकर और उनसे कंसल्ट करके जो डॉक्टर साहब ने डोज बताया रिकमेंडेड, वो उनसे एडवाइस ले लीजिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से निकले और एक्सरसाइज की तरफ ज़रूर अपनी लाइफ बिल्कुल रवादमा रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और ट्राई कीजिए कि पॉजिटिविटी में रहें। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाहिद साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप?
मैं असल में ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे 4 स्टंट डले हुए हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, और उसमें ये है कि मैं 7 महीने हो गए हैं, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, तो मुझे कितने अरसे तक ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है? ठीक है जी, देखें, आप कार्डियक पेशेंट हैं और 4 स्टंट ऑलरेडी डले हुए हैं। अगर आपने अपनी कार्डियक मेडिसिन्स बीच में स्किप की तो होगा ये कि वो जो स्टंट जो डला है वो बंद हो जाएगा, और जो कि अल्टीमेटली होगा ये कि मज़ीद हार्ट अटैक की जानिब जाएगा। तो वो पेशेंट्स जिनमें एंजियोप्लास्टी हुई भी होती है, हम उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है कि अगर वो एक दिन भी मेडिसिन स्टॉप कर दें। तो मेडिसिन तो स्टॉप करना नहीं है, मेडिसिन आपकी कार्डियक ता हयात चलेंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेडिसिन आपने लाइफ टाइम लेनी है और बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है मेडिसिन लेने में। जनाब, बात हो रही है का हार्ट अटैक पे, बात हो रही है कार्डियक अरेस्ट पे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है हार्ट अटैक पर। डॉक्टर अता, आपने डॉक्टर आरिफ से क्वेश्चन किया था कि गोली के हवाले से, एंजियोसाइड के, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सर से ये पूछना था, आरिफ साहब से, डॉक्टर आरिफ से, कि ये जो एंजासिड हम रखते हैं अमूमन, तो इसमें लोग हेसिटेंट होते हैं अमूमन, जो कार्डिक पेशेंट्स ऑलरेडी, कि जी अब एक गोली रख ली है, अब दोबारा नहीं, अगर वरना इसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है, या आदत नहीं पड़ेगी तो ऐसी सूरत में ये है कि एक वक्त आएगा कि फिर मुझे दर्द इससे बेहतर नहीं होगा, इससे आराम नहीं आएगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एंजासिड के हवाले से बेसिकली है ये कि ठीक है, ये मेडिसिन होनी चाहिए कार्डियक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर एंजासिड बेसिकली ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन भी साथ साथ करती है। तो हमें एक चीज़ का मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी एंजासिड करें तो बेहतर यही है कि ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लिया जाए। अगर वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे है तो एंजासिड नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह कि ये एंजासिड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, यानी जब ये एंजासिड ली जाती है तो एक दफ़ा आपने एक ज़बान के नीचे गोली रख ली। मार्केट में इसका स्प्रे भी आता है जिसमें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का स्प्रे है, पैच भी है मेरे ख्याल से, जी, वो पैच भी है, और इसी तरीके से जो स्प्रे है वो इतना इफेक्टिव है, तो वो तमाम कार्डियक इमरजेंसीज में होता है। तो जो नाइट्रल स्प्रे के नाम से ये बहुत कॉमनली है, बट ये एक्सपेंसिव है, 300 का है। तो अगर टैबलेट नहीं रख सकते तो स्प्रे भी रख सकते हैं, और वो स्प्रे चाहे टैबलेट रखें या स्प्रे जो ज़बान के नीचे जो करने का होता है, उसमें होता ये है कि अगर कोई ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट है और उसको है, तो लेट सपोज अगर घर में ही किसी ने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया और नॉर्मल है, तो फर्स्ट टाइम रखे और फिर इसके बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए एक जगह पर बैठ जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर ये कम करती है। तो होता ये है कि 5-10 मिनट के बाद अगर तो पेन रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, मगर अगर पेन रिजॉल्व नहीं हो पाता तो 5 मिनट के बाद दोबारा दूसरी गोली रख ली जाए और फिर वहीं पर ही बैठा जाए, ठीक है। और चेस्ट पेन के इंतज़ार होने का मज़ीद 10 मिनट इंतज़ार किया जाए कि वो रिजॉल्व हो चुका नहीं है। फिर भी अगर पेन नहीं हो रहा तो गाइडलाइन ये कहती है कि तीसरी गोली रखी जाए और फिर अगला कदम आपका कार्डियक इमरजेंसी की तरफ हो। ये पूरा एग्जैक्टली क्राइटेरिया है जो हम पेशेंट की काउंसलिंग में ये समझाते हैं, ख़ास तौर पे अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स में जिनमें ये एक्चुअल हमें प्रॉब्लम होती है। मगर फिर वही बात कि ब्लड प्रेशर ज़रूर उस टाइम पे चेक कर लें तो बेहतर है, और ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात की डॉक्टर साहब ने। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही, कहाँ से है? मैं सादिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, और मुझे अपने हस्बैंड के मुतालिक पूछना है कि उनका पिछले साल मार्च में ऑपरेशन हुआ था। उनको 4 स्टंट डले थे 15-15 दिन के वक्फे से। तो अब जो है उनका ये मसला हो गया कुछ अर्से से कि उनको तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद अचानक से ठंडे पसीने आने लगते हैं, उसके बाद चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। कभी तो ये कंट्रोल हो जाती है वॉमिटिंग, 1-2 दफ़ा ये ठीक हो गई, और कभी कहवा दे दिया, कोई चीज़ दे दी, और बाद ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं होती है। थोड़ी सी चीज़ पानी पीते हैं कुछ बहुत बड़ी बड़ी उल्टियाँ आती हैं,
और उस सूरत में हमें उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है पेम्स कार्डियोलॉजी में। तो उनको वहाँ पर वो कोई ऐसा हार्ट का ट्रीटमेंट तो नहीं करते, लेकिन ईसीजी उनकी कर लेते हैं, वो ठीक आती है, और ब्लड प्रेशर भी तकरीबन ठीक होता है। तो वो उनको उस सूरत में ग्रेविनेट या जेंटिक का इंजेक्शन लगा देते हैं, या तो दोनों लगा देते हैं या कोई एक, और ड्रिप वगैरह नहीं लगाते, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जब तबीयत जरा संभल जाती है तो घर भेज देते हैं। और हम कई दफा उनसे पूछते हैं कि इसका हार्ट के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है, तो वो कोई ऐसा तसल्लीबख्श जवाब नहीं देते। एक डॉक्टर साहब, मैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब हार्ट की हो जाती है प्रॉब्लम ये, तो ये चीजें साथ लगी रहती हैं। दूसरे डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस्ट्रो का है। तो अभी तक हम इसको समझ नहीं सके कि ये क्या मसला है। प्लीज इसके लिए आप गाइड कीजिए। और दवाई वो मुसलसल ले रहे हैं, और 15 दिन के वक्त से उनको 2-2 स्टेंट डले। मुझे एक से देखिए, जो आपने जो सिम्टम जो आपने बताए हैं वो एग्जैक्टली मुझे समझ आ गए हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ नाम बता सकते हैं इस वक्त के कौन कौन सी वो मेडिसिन ले रहे हैं? उसमें मैं ख़ास तौर पर जो मेडिसिन जो नाइट्रेट है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्या है। आप मेडिसिन मुझे बताइए प्लीज़। जी हाँ, आप वो पूछना चाह रहे हैं? मैं मेडिसिन पूछना चाह रहा हूँ, कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ आप बता सकते हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मेडिसिन। क्योंकि अनुमान ये होता है कि अच्छा, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, कोप्लीवेक्स, ठीक है, और ओनेटो, और एक है लिपिगेट, ठीक है, और ज़ूपेंट। ये जो मुझे शुरू में आपने जो 2 नाम बताइए वो दोबारा बताइएगा प्लीज। एक है कोप्लीवेक्स, ठीक है, और दूसरी है ओनेटो, लिपिगेट। ओनेटो जो है वो कितने मिलीग्राम है? ओनेटो जो है ये 5 mg की है, ठीक है, और ज़ूपेंट, ठीक है, कितने mg के? 20 mg की है, ठीक है। इसके और एक है लिपिगेट, ठीक है, ये 20 mg की। क्या ये यही 4 ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं ले रहे? नहीं, पहले डिस्प्रीन कोई वो पीवी, और एक ये है जी कोप्लीवेक्स है, ये 75 mg की है। ठीक है, वो ठीक है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि क्या इस दौरान आप जबान के नीचे गोली रख रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब ने मना किया था। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या मैं जुबान के नीचे गोली रखूं, तो वो उन्होंने कहा कि अगर जुबान के नीचे गोली ही रखनी थी तो इतने इलाज की जरूरत क्या थी। ठीक है, अब बात यह है कि आपके जो इस लेवल के जो इशू में मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि ये जो जिस तरह से पेन हो रहा है और अचानक से ये होता है और वॉमिटिंग होती है, ये सारा सब कुछ लग यूँ रहा था शुरू की हिस्ट्री में कि आप कोई डेफिनेटली नाइट्रेट कोई कंपाउंड ले रहे हैं और इसकी वजह से हो ये रहा है, ब्लड प्रेशर लोअर डाउन हो रहा है, इसी वजह से नॉजिया भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है। बट आपकी मेडिसिन में कोई भी मुझे नाइट्रेट का मेडिसिन नहीं दिखी, वरना वो मैं आपकी स्टॉप कराता तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर साहब पीएनडी की वजह से भी लगता है? जी, ये भी हो सकता है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल वो है या पोस्ट नेजल ड्रिपिंग बोली होती है, हो सकता है। मगर अब ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये जो वॉमिटिंग जो है ये क्या खून वाली उल्टी है या सिर्फ सिंपल नॉर्मल वॉमिटिंग है, ये मैं जरा पूछना चाहता हूँ। जो पीते हैं वही निकल जाता है, कभी ज्यादा बड़ा हो के ज्यादा उल्टी आती है, कभी कम आती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इसके साथ जो है ये बेसिकली गैस्ट्रिक अलॉन्ग विथ, क्योंकि एस्कार्ट जो ली जा रही है कोप्लेविक्स, ये जो नहीं कोटेड होती है, तो इससे मजीद मैदे में जलन तेजाबियत वगैरह नहीं होती। मगर इनका बेसिकली हो ये रहा है कि जो मेडिसिन जो ज़ोपेंट जो ले रहे हैं शायद वो उन्हें सूट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि वो वॉमिटिंग की सूरत में हो रहा है, उनका एसिड रिफ्लक्स मजीद, क्योंकि ये बेसिकली गैस्ट्रिक रिलेटेड ज़्यादा है। जो मेडिसिन जो ले रहे हैं वो बिल्कुल एक्सक्यूज मी, वो बिल्कुल सही है। तो अब हो ये कि आप जो नहीं कंपाउंड को एक थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, एस ओमिप्राजोल ले सकते हैं, ओमिप्राजोल ले सकते हैं, जो कि मार्केट में दूसरे नाम से अवेलेबल हैं। ज़ोपेंट से आप चेंज करके दूसरे अगर पीपीआई को चेंज करते हैं, अगर ये सही हो जाता है तो दिस इज़ प्योरली गैस्ट्रिक। बट अगर ये सही नहीं होता तो आप अपने दूसरे किसी कार्डियोलॉजिस्ट से सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेके चेक करवाएं, क्योंकि क्लिनिकली एग्जामिन से ही एग्जैक्टली हमें आइडिया हो सकता है कि ये कार्डियक है या गैस्ट्रिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? जी, हम आपको सुन सकते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं रावलपिंडी से परवेज हुसैन बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? ये मैं पूछना ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि
मेरी 70 साल उम्र है, तो मुझे तकरीबन 20 साल से जो है ना 3 आर्टरीज बंद है। मुझे डॉक्टर अजहर महमूद कियानी साहब ने देखा था, तो उन्होंने कहा कि ये बाईपास भी नहीं हो सकता और वो जो स्टंट है वो भी नहीं डाल सकते, आप मेडिसिन पे रहे हैं। जी। तो उस टाइम से मेडिसिन पे रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जो है ना मेरी पोजीशन ये है कि चलता हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है, कमरे में ही रहता हूँ, तो मुझे जो है ना हार्ट कमजोर भी है और इसमें कुछ पानी जो है ना ऊपर चला जाता है लंग में। ठीक है, ठीक है। तो उससे मुझे हाई शुरू हो जाती है। तो मैं ये 2 चीजें मुझे चाहिए, एक तो दर्द ना हो और दूसरा जो है कोई हार्ट जो कमजोर है इसी कोई ताकत की दवाई मुझे चाहिए। आप मुझे मेडिसिन बता सकते हैं, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं? ये वेस्ट्रॉल MR ले रहा हूँ, लोप्रिन ले रहा हूँ, कार्विडा ले रहा हूँ। कार्विडा कितने मिलीग्राम ले रहे हैं? कार्विडा कितने मिलीग्राम ले रहे हैं? कार्विडा जो है ये 6.5 ले रहा हूँ। 6.25, ठीक है। ये एक गोली सुबह एक गोली रात, इस तरह? जी। 6.25 कार्विडा, एक गोली सुबह एक गोली रात ले रहे हैं? अच्छा। नहीं, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आप नहीं, एक ही लेता हूँ मैं, सारी सुबह और शाम दोनों लेता हूँ मैं। सुबह शाम कार्विडा। ठीक है। और बताइए, लेसिक्स लेते हैं? ये लंग्स में पानी चला जाता है तो फिर वो लेसिक्स लेता हूँ, तो उससे जो है मुझे वो फिर यूरिन पास होता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, राहत मिलती है। लेसिक्स कितने मिलीग्राम ले रहे हैं? लेसिक्स में 40 ले रहा हूँ, 40। तो एक ही टाइम सुबह में ले रहे हैं? जी, सुबह में ले रहा हूँ, जो अगर मुझे शाम को तकलीफ हो जाए तो फिर मैं जो है ना डबल ले लेता हूँ। जी, मगर अब आपको करना ये है, क्योंकि मैंने आपकी सारी बात सुनी है, आपको डेली बेसिस पे लेसिक्स जो डोज है वो सुबह तो आप लेंगे, लाजमी दोपहर में भी आप लेंगे, ठीक है, ताकि इससे मजीद जो फेफड़ों में जो पानी जो थोड़ा बहुत जो बढ़ रहा है वो मजीद कम हो जाएगा। दूसरी आपके हवाले से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका, चूंकि कार्डियोलॉजिस्ट ने ये बता दिया है, कार्डियक सर्जन ने भी, कि ना ही बाईपास हो सकता है ना ही इसमें एंजियोप्लास्टी हो सकती है। बात यह है कि मेडिसिन आपकी ताहयात चलेंगी और मेडिसिन ताहयात के रहने के साथ साथ आपको एक्सर्शनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ रजाक साहब, आपके प्रीशियस टाइम का आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर अता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, कल हम बात करेंगे मैदे के अमराज पर। तो मुझे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर आरिफ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, अपना ख्याल रखिए।